session, and here I am going to share the screen now. So I welcome everyone in this session on World Cancer Day, where we are going to talk about the different aspects of कैंसर. ठीक है. So कैंसर के बारे में समझने से पहले हमको समझना है एक चीज जिसको हम बोलते हैं सेल डिविजन. सेल्स क्या है? Anyone? What do we mean by cells? The basic functional unit of life. Basic functional unit of life. And cell cycle किसी को पता है कितने दिन का होता है या कितने घंटों का होता है? 21 days मैम. It is 24 hours में एक नया सेल बन जाता है. तो यहाँ पे जो मैंने फिगर आपको बताया है, in this figure you can see the process of mutation. Okay, the process of mutation मतलब एक में से दो सेल बनना, 2 में से 4 बनना, 4 से 8, 8 से 64. This is the process, and this process of mutation keep on going and going and going throughout your life. Every day 24 hours में cells बनते हैं, and cells का जो एक particular life span होता है, उसके बाद वो degenerate हो जाते हैं. ठीक है. So this is the process of mutation. Okay, ठीक है. ये एक वर्ड आपको समझ में आ गया, म्यूटेशन. अभी हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सेल साइकिल कैसे होता है. तो यू कैन सी, मेरा कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, तो सेल साइकिल बिगन्स हियर, देन देयर इज ग्रोथ फेज, दैट इज G1. ओके, सो पहले ये ग्रोथ फेज होता है विच इज पर्टिकुलरली अप्रोक्सीमेटली 11 आवर्स का होता है. इसके बाद जो सेकेंड जो है ना, ये जो R लिखा हुआ है ना, ये वाला फेज, और S लिखा हुआ है ये वाला फेज. इन दिस फेज देयर इज रेप्लिकेशन ऑफ DNA. अभी ये क्या होता है, किसको आइडिया है क्या? मुझे प्लीज बताइए, व्हाट इज रेप्लिकेशन ऑफ DNA? व्हाट इज DNA? एनीवन? रन्नू जी, प्रतिभा बोलो. चल, प्रतिभा ने अनम्यूट करके म्यूट कर. It's a genetic material. जेनेटिक मटेरियल. सो जो हम बोलते हैं कि जैसा बाप है वैसा ही बेटा है, तो व्हाई? बिकॉज ऑफ योर DNA. And this DNA is genetic material which is transformed from one cell to other cell also. From generation to generation तो है ही, from one cell to other cell also. अभी कैंसर में क्या होता है पता है? कैंसर में ये जो रेप्लिकेशन ऑफ DNA है ना, ये हैम्पर हुआ होता है. ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ना, इसको मैनिपुलेट किया जाता है. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस मैनिपुलेशन ये जो सेल्स है वो एबनॉर्मली बढ़ने लगते हैं, बहुत फास्ट बढ़ने लगते हैं. ठीक है. सो अगर नॉर्मल सेल 24 आवर्स में एक में से 2 बन रहे हैं, तो जो कैंसर सेल है वो थाउजेंड्स में मल्टीप्लाई होके बढ़ते जाते हैं. ओके, जब भी हम कैंसर सेल की बात करते हैं तो यूजुअली दे आर कॉल्ड एज ट्यूमर. किसी को पता है ट्यूमर क्या है? गांठ. हाँ, जैसे हम गांठ बोलते हैं, सॉलिड मास ऑफ टिश्यू. ठीक है. तो ये जो ट्यूमर है ना, इसमें और कैंसर ट्यूमर में भी फर्क है, जिसको हम बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर. ये वाला जो इमेज है ना, इसमें आप देख सकते हैं. ठीक है. सो इसमें डिफरेंस क्या है? जो बिनाइन ट्यूमर है ना, वो अपना एरिया नहीं छोड़ेगा. जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना, ये स्प्रेड होते जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करेगा वो. ठीक है. सो ये स्प्रेड थ्रू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. ओके, यहाँ पे देख सकते हैं इन दिस स्लाइड. आई हैव केप्ट इट वेरी बेसिक. यू कैन सी द नॉर्मल सेल्स, दे आर इन देयर टेरिटरी. वो अपना एरिया छोड़ के कहीं भी नहीं जाते. ओके, एंड जो कैंसर सेल है ना, दे इन्वेड एवरीवेयर. ओके, एंड ये इन्वेड होने के लिए, जो फॉर एग्जांपल किसी को लीवर का कैंसर हुआ है, तो देयर इज मल्टीपल सेल्स जनरेशन इन द लीवर, बट फ्रॉम लीवर दिस सेल कैन एंटर द ब्लड स्ट्रीम. फॉर एग्जाम्पल ये जो ब्लू कलर का आपको यहाँ पे साइड पे दिख रहा है, वो आपका लीवर है. लीवर में ये कैंसर का एक ट्यूमर है. इस ट्यूमर में देयर आर मेनी सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स. ओके, इसमें से ये सेल
ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो सकता है. एंड वंस this cell enters your bloodstream, through your bloodstream it can go to any other organ of your body and start proliferating there. जैसे कि इस स्लाइड में आप प्रॉपर्ली देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्राइमरी ट्यूमर लिखा हुआ है, वहां से a cell enters the bloodstream and through bloodstream it goes to some other distant organ and it will start proliferating there. and इसको हम बोलते हैं मेटास्टेटिस. डिस्टेंट मेटास्टेटिस लिखा है ना, उसमें ये जो मेटास्टेटिस है ना, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर कैंसर मैनेजमेंट, बिकॉज वो बहुत इजीली स्प्रेड होते जाता है. अगर बिनाइन ट्यूमर रहेगा, जो हमने इस स्लाइड में देखा, बिनाइन ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाएगा. देयर आर पीपल जिनको फाइब्रॉइड्स होते हैं, सिस्ट होते हैं, ठीक है. तो ये जो फाइब्रॉइड होते हैं, सिस्ट होते हैं, ये इसके अंदर कुछ तो फ्लूइड होता है, या तो एयर होता है या तो वाटर होता है. बट ये जो ट्यूमर होते हैं, दे आर सॉलिड फेस. किसी को फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये, दिस इज वेरी कॉमन प्लेस फॉर ट्यूमर, किसी को यहाँ पे ट्यूमर है, ठीक है, बट ये अगर स्प्रेड नहीं हो रहा है और कहीं, और इसका आपने बायोप्सी कराया और उस पर पता चला कि दिस इज बिनाइन ट्यूमर, उसको एक्सट्रैक्ट किए बगैर भी आप लाइफ टाइम जी सकते हो. But if it is malignant tumor, then definitely you have to take care of it. Okay? I think that is very clear, everyone. Yes? ठीक है? Now, let us understand one more thing. अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, I'll stop sharing for the time being. अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि आप में से कितने की बॉडी में कैंसर सेल्स होंगे अभी, तो आपका जवाब क्या होगा? मैम सबकी बॉडी में होते हैं. सबकी बॉडी में रहता है मैम. राइट. तो सबको कैंसर क्यों नहीं होता है? मैम वो ग्रो नहीं होते हैं इसलिए. वो ग्रो क्यों नहीं होते हैं? पायल शक्ल तो दिखा, कितना दिन के बाद अटेंड कर रही है तू वर्क? मैम कैंसर सेल्स जो होते हैं वो अपने आप को ही खत्म करते रहते हैं, तो वो एक्चुअली ग्रो नहीं कर पाते हैं. और जब वो अपने आप को खत्म करना बंद कर देते हैं तो वो ट्यूमर जैसा बढ़ते वो जाते अपने हैं. आप को खत्म कर रहे हैं कि हमारी इम्यून सिस्टम उनको खत्म कर रही है? हमारा इम्यून सिस्टम उनको खत्म कर देता है कि वो बढ़ नहीं पाते. एब्सोल्युटली. ओके, सो दैट इज वन थिंग. और एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हम कैंसर सेल का बात करते हैं, किसी भी सेल का बात करते हैं, तो एक इमेजिन कीजिए कि दिस इज अ सेल, ये एक सेल है, एंड वो सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे न्यूक्लियस है, गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, बाकी अपैरेटस होते हैं, ठीक है. उसी के साथ अगर मैं फ्रॉम कैंसर पर्सपेक्टिव अगर आपको मैं बताऊं, तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, ठीक है, यस. बट इस डीएनए को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? सेल मेम्ब्रेन. अगर सेल मेम्ब्रेन आपका ठीक से काम कर रहा है, तो आपका सेल का जो एक ग्रोथ प्रोसेस है वो नॉर्मल रहेगा. कैंसरस सेल डेवलप नहीं हो पाएगी. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? बहुत लोगों ने वीडियो ऑफ रखा है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता है वीडियो ऑफ से, आपको पता है ना. वीडियोस ऑन कर दीजिए जिनको पॉसिबल है प्लीज. ये नॉलेज पार्शियली अंदर जाता है, पार्शियल ऐसे ऊपर से चला जाता है अगर वीडियो ऑफ है तो. विभा जी हाँ बोल रही है, यस. है कि नहीं? ओके, ठीक है. तो यहाँ पे रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इमेजिन सेल मेम्ब्रेन एज अ गेट कीपर. ठीक है, आप एक सोसाइटी में रहते हो, आपके बिल्डिंग में देयर इज अ गेट कीपर. अभी ये जो गेट कीपर या वॉचमैन अपना काम ठीक से कर रहा है, तो सोसाइटी का अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर रहेगा. थिंग्स आर हैपनिंग एज पर द प्रोग्राम, राइट? यस. बट जस्ट इमेजिन if this society gatekeeper is not functioning properly because of any XYZ reason, what will happen? All the functioning will be hampered. जो चीजें नहीं हमको अंदर चाहिए वो भी अंदर आ जाती है, जो चीजें बाहर जानी चाहिए वो भी नहीं जाती है. फॉर एग्जाम्पल गेट कीपर गेट पे सो गया है, गेट बंद है, कचरे वाला
जो जो सफाई कर्मचारी है वो अंदर आना चाह रहा है, बट गेट बंद है, नहीं आ पाएगा, तो क्या होगा? कचरा अंदर के अंदर रह जाएगा, राइट? एंड दिस happens when your cell membrane is not efficient enough to function. ओके हमारा सेल मेम्ब्रेन का एक सिंपल सा आपको मैकेनिज्म बता देती हूँ। इसमें ना अलग अलग टाइप के गेट्स होते हैं, ठीक है? तो जैसे आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। यहाँ पे ये जो आपको एक लाइन लंबी दिख रही है ना, दिस यू कैन इमेजिन अ सेफ्टी वॉल ऑफ योर सोसाइटी। ओके अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो देयर आर डिफरेंट गेट कीपर्स। सोसाइटी में 3, 4, 5 काफी सारे गेट्स होते हैं, राइट? इट इज नॉट नेसेसरी दैट सोसाइटी में एक ही गेट रहेगा, 3, 4 गेट होते हैं ना। ओके so in through these gates different nutrients enter your body and different dirt particles, toxic materials exit your cell. Okay समझ में आ रहा है? Any queries, anyone? So there are different gates in your cell membrane. Through these gates different nutrients will come in and different toxic materials will go out. Okay so ये अगर सेल मेम्ब्रेन का एक भी गेट बंद है तो क्या होगा? न्यूट्रिएंट अंदर नहीं आ पाएगा। न्यूट्रिएंट अंदर नहीं आया, सेल का फंक्शनिंग विल बी हैम्पर्ड। If cell का functioning is hampered, then cell will feel lethargic, you will feel tiredness, you will have all the deficiencies. Are you all understanding? And when you have all the deficiencies, your immunity is hampered. आप बार-बार बीमार हो सकते हो. This is one concept. Second concept, सेल मेम्ब्रेन तो ठीक से काम कर रहा है, बट ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना, वो काम नहीं कर रहा है। हम बोलते हैं ना कि हमारा शरीर 65 to 70% वाटर है, राइट? ये वाटर क्या है? ये वाटर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। सो देयर आर डिफरेंट सेल्स, तो उनके बीच में भी ये फ्लूइड है, एंड यहाँ पे सारा कचरा जमा होता है। ऑल द टॉक्सिन्स आर गैदर्ड हियर। सो यहाँ से वो सफाई कर्मचारी सारे टॉक्सिन्स लेने चाहिए। अगर वो नहीं लेते हैं तो भी इश्यू हो जाएगा। एंड ये सफाई कर्मचारी हमारे बॉडी में है लिम्फेटिक सिस्टम। If our lymphatic system is not functioning properly, then also this will happen, and this is the major problem of impaired immunity, and this is the reason for all kind of ailments, all kind of illnesses. Okay, ठीक है? So as per योग, जब हम बात करते हैं ओवरऑल हेल्थ के बारे में, तो ओवरऑल हेल्थ के लिए दिस पंचकोश विवेक is followed. Okay, so in this panchakosha viveka you have your physical body, your breath body, your mind body, your intellect body, and your bliss body. These are not different aspects, they all are merged together. आपको दिखने में ये एक ही बॉडी दिख रहा है, बट इसके अंदर there are 5 bodies. Okay, तो ये पांचों जब भी एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, then your cell membrane, your lymphatic system, your all other systems are functioning properly. That is the state of good health. But अगर इनमें से कोई भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, for example, I am emotionally very much imbalanced, I am into very much, I am very much angry, or I am very sad, I am into depression or anxiety, क्या होगा? My manomay kosha is not functioning properly, so that will hamper all other my 4 koshas. So it is like they should work in harmony. If they are not working in harmony, then all the health problems arises. So this is the base of yoga for diseases. Okay, understood everyone? So जब भी हम कैंसर का बात करते हैं, तो आपके हिसाब से इनमें से कौन से कोश में प्रॉब्लम है? फिजिकल बॉडी में, या ब्रेथ बॉडी में, या मेंटल बॉडी में? किस में प्रॉब्लम है? मेंटल बॉडी।
मेंटल बॉडी में, ओके, सिर्फ मेंटल बॉडी में, फिजिकल में नहीं है? मेंटल चालू होके फिजिकल इफेक्ट होता है मैडम, अफेक्ट होता है। तो मेंटल से डायरेक्टली फिजिकल में आता है क्या? नहीं डायरेक्टली नहीं। So basically it percolates from your mental body, but mental body में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो that is in connection with your breath body also and your physical body also, है कि नहीं? तो फिजिकल बॉडी के रिलेटेड जो भी प्रैक्टिसेस है, आपके हिसाब से शांति कौन से प्रैक्टिसेस आपको हेल्प करेंगे टू प्रिवेंट कैंसर? एनी प्रैक्टिसेस? मैम प्राणायाम, Meditation. प्राणायाम, मेडिटेशन, ओके, व्हाट एल्स? योग निद्रा, योग निद्रा, गुड शालिनी। गीता बोलो। Yeah, nutrition also plays a good role. Nutrition play very good role, very true. What else? Yeah, breath work, that is yoga, pranayam, प्राणायाम, meditation. यहाँ पे ज्योति जी बोल रही गुड स्लीप। What else? Very, very important. And alleviating stress may be one of the main factors also. Absolutely, stress, alleviating stress will be the main. अगर मैं what else पूछ रही हूँ ना तो मुझे और आंसर्स चाहिए, समझ लो आप। आई एम वेटिंग फॉर द करेक्ट आंसर स्टिल। पोस्चर प्रैक्टिस भी तो है ना? पोस्चर प्रैक्टिस तो पूरा फिजिकल एस्पेक्ट हो गया ना अनवर जी, वो तो है ही। Right pranayam. नहीं मैम, उसमें हम लोग आसान रास्ता ढूंढते हैं, पोस्चर कम करते हैं, ब्रीदिंग के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर ज्यादा तवज्जो देते हैं। ऐसा नहीं है ना, आप प्योर हठी होगी हो अनवर जी। मैम डिटॉक्सिफिकेशन जो भी है, टॉक्सिन्स, बॉडी के टॉक्सिन्स निकलने जरूरी है। टॉक्सिन्स डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ से आते हैं? टॉक्सिन्स हमारी डाइट, गलत फूड हैबिट से आते हैं मैम। मैम लाइफस्टाइल चेंज, हेल्दी डाइट, लाइफस्टाइल, स्मृति वेरी गुड। लाइफस्टाइल। स्मृति एक है ना, एक चॉकलेट, एक डेयरी मिल्क छोटा सा लेके खुद खा लेना, ठीक है मेरी ओर से। थैंक यू मैम। ओके चलो, सो ओवरऑल लाइफस्टाइल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड आपके लाइफस्टाइल को कंट्रोल करने के लिए एक चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एंड वो है ये, वेट, ये क्या है, कौन बताएगा? इमोशंस। Emotions, because we are always surrounded with emotions. Our all thoughts, our all behavioral patterns, our all physical patterns, our lifestyle is dependent on our emotions. And जब हम कैंसर की बात करते हैं तो इनमें से ये जो इमोशन है ना आपका, ये वाला इमोशन इज मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। ये एक वर्ड मेरे लिए, फॉर मी, दिस वन वर्ड इज कैंसर, एंड दैट वन वर्ड इज रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट का मतलब होता है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योरसेल्फ। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो उसने मुझे ऐसा बोला ही क्यों, वो 10 साल के बाद भी याद रहेगा। अगर कोई इंसिडेंट किसी व्यक्ति के साथ आपका हुआ है 10 years बैक, वो सामने आ गया तो वो पूरा पिक्चर रिवाइंड हो जाएगा आपके दिमाग में। आप अगर उस जगह पे जाते हो जहां पे आपके साथ बुरा हुआ है, वो पूरा पिक्चर रिवाइंड हो जाएगा। जो ग्रीफ है, एक जो आपके माइंड में कहीं बैठा हुआ है, वो आपके इम्यूनिटी को, आपके इमोशंस को, आपके मेंटल बैलेंस को, आपके फिजिकल हेल्थ को, सबको अफेक्ट कर रहा है। So this one word for me is cancer, and इसके लिए the remedy as per योग, आपको ऐसा लगा होगा कि योग का सेशन है तो I am going to show you few of the asanas और few प्राणायाम और meditation कि जिससे आप योग को कंट्रोल कर पाए, but no, big no। आपको कैंसर को कंट्रोल करने के लिए you have to control these 6 enemies of mankind, जिसको हम बोलते हैं षड रिपुस। कर्सर देखेंगे तो वहां पे मैं घुमा रही हूं, ये जो 6 क्वालिटीज है विच पुल्स यू डाउन इन योर जर्नी ऑफ योग, ये आपकी ह्यूमैनिटी के खिलाफ वाले जो थॉट्स हैं ये सारे हैं। तो दे आर कॉल्ड एज काम और लस्ट। कामा इज डिजायर, डिजायर फॉर एनीथिंग। आपका सैलरी इज 50,000 बट यू डिजायर फॉर मर्सिडीज कार, then
you will definitely do something wrong to fulfill that desire. If your desire is not fulfilled, then what will happen? The anger will sprout off. अब मैं इतना मेहनत कर रही हूँ फिर भी मैं मर्सिडीज क्यों नहीं ले पा रही हूँ? Then anger will come. When anger will come, then greed will also come. कि नहीं, I'll take bribe. मैं रिश्वत ले लूं और मैं खुद का कुछ मर्सिडीज कार लूं या बड़ा घर लूं, ये करूं वो करूं. So from your desire, the anger will come. From your anger, the greed will come. From your greed, the arrogance will come. So once, if your greed is fulfilled and you got the position, you got the name and fame, then आपको लगता है कि मेरे जैसा तो कोई नहीं. I am the king of this universe. And आप सभी के साथ बहुत arrogantly behave करते हो. That is the connection. When you have greed, you will definitely have moha or attachment with the things, the worldly desires. मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरी factory, मेरा पैसा, that attachment. And the last one is, अगर आपसे ज्यादा किसी के पास पैसा है तो jealousy. And these 6 things pulls you down in your journey towards yoga, and these 6 things are the root cause of all the ailments and the biggest root cause for cancer. Do you all agree with me? Yes? Okay. अगर योगिक पर्सपेक्टिव से देखें तो किसी ने बोला फिजिकल पोस्चर्स बहुत जरूरी है टू अवॉइड कैंसर, टू प्रिवेंट कैंसर. किसी ने बोला प्राणायाम, किसी ने बोला मेडिटेशन. बट आई वुड से yamas and niyamas. When we talk about 8 limbs of yoga, the 8 limbs start with yamas. When we talk about yamas, it is morality. How you behave with the society. आप गलत कुछ नहीं कर रहे हो ना. अगर मुझे पैसा चाहिए तो मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो मैंने कुछ चोरी कर ली तो अस्तेय है. अस्तेय आप नहीं फॉलो कर रहे हो. ठीक है. अगर आपको कुछ पाना है तो आपने किसी को मार दिया, किसी के बारे में बुरा सोचा, तो वो भी अहिंसा नहीं है. You have to follow yamas if you want to keep your emotions in control. Second thing, important thing is you have to follow the niyamas, the self obligations, self observances to create that healthy environment within your body. ये समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. ठीक है. You can take example of any relationship, husband wife, या अगर लेडीज है तो सास बहू का रिलेशन ले लो. There are many things, many incidences where you cannot behave as per your wish. मुझे बाहर जाना है, सास ने बोला काम करने के लिए, तो मैं काम करने बैठ रही हूँ. ठीक है. फिजिकली आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, बट मैं उनके बारे में बुरा ही सोच रही हूँ, उनको गाली दे रही हूँ, उनके बारे में बुरा सोच रही हूँ. काम तो कर रही हूँ बट मैं वो काम जबरदस्ती कर रही हूँ, वो जताने के लिए मैं बर्तन को पटक रही हूँ, मैं कुछ और आवाज कर रही हूँ. सो आई एम डूइंग हिंसा behaviorally and I am doing hinsa mentally, if not physically. हिंसा तो तीनों हिंसा ही है ना. वाणी, विचार, बर्तन, ये तीनों जब भी सेम होता है ना तो बॉडी का all the cells, all the tissues, all the organ, all the systems work in harmony. बट जब आपका वाणी, विचार, बर्तन ये तीनों मैच नहीं करता है ना तो बॉडी भी कंफ्यूज हो जाती है कि जो सोच रहे हैं वो सच है, या जो बिहेव कर रहे हैं वो सच है, या जो फिजिकली दिखा रहे हैं वो सच है. And that is the biggest cause of cancer as per my perspective. And that is the prevention for cancer. Follow yamas and niyamas. Keep away from shadripus, kama, krodha, lobha, moha, madha, vatsarya. Thank you. Okay. So I've taken 10 minutes more. So it's time to start with Dr. Amol Patil. Dr. Amol Patil is one of the renowned Ayurveda doctor, and he is the founder of Tapasya Health and Wellness Retreat, which is based at Sangli near Kolhapur. इनका जो हेल्थ रिट्रीट है वहां पे हम जाके खुद सारे आयुर्वेदा ट्रीटमेंट्स करके आए हैं
ऑसम प्लेस है। एंड हमारा जो नेक्स्ट हेल्थ रिट्रीट है वो डेफिनेटली आफ्टर लोनावाला वी आर गोइंग टू सांगली। सो तभी आप डॉक्टर अमोल के एक्सपर्टीज को और अच्छे से जान पाएंगे। डॉक्टर अमोल हैज डन MD इन आयुर्वेदा। आप तो ही इज आचार्य इन आयुर्वेदा यू कैन से। एंड उनकी वाइफ रुचिका पाटिल भी उनके साथ आयुर्वेदा प्रैक्टिस ही करती है। एंड टुडे ही इज गोइंग टू टॉक ऑन कैंसर मैनेजमेंट। प्रिवेंशन के बारे में मैंने बता दिया, फिर भी अगर कैंसर आ गया तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, दैट डॉक्टर अमोल पाटिल इज गोइंग टू स्टार्ट। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू वेलकम हिम एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर अमोल। Thank you. First of all, congratulations to you for such a beautiful presentation and such a scientific explanation in a very simple words. Namaste. अच्छे से बताया। मुझे लगता है सारे confusions और कैंसर क्या होता है और कैंसर कैसे पैदा होता है ये अभी आपको बहुत अच्छे से पता हुआ होगा। मैं अभी जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ऐसा है कि जैसे ही अभी मैडम ने बताया, जैसे काम क्रोध मोह मद मत्सर वगैरह, उसकी वजह से उन्होंने एक बात बताई, आपको शायद याद है कि देखिए कि ऐसे करने से बॉडी कंफ्यूज हो जाता है कि अगर माइंड कुछ और सोचता है बॉडी कुछ और रिएक्ट करता है और ऐसे होता है तो कंफ्यूज होता है और ये सबसे बड़ा रीजन होता है कैंसर के लिए, ऐसे उन्होंने लास्ट में मेंशन किया एंड दैट इज वेरी ट्रू। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जो भी आपको समझाया पहले से कि कैंसर क्यों होता है, उसमें आपको पहले ये बताया उन्होंने कि एक सेल होता है, सेल का वॉल होता है, उसके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन्स कभी बाहर आता है, नरिश्ड प्रोडक्ट अंदर जाता है और नरिशमेंट अच्छे से होता है तो अपना इम्यूनिटी बढ़ता है। तो इसमें जब ये बॉडी कंफ्यूज हो जाता है वहां पे बॉडी में एक सिग्नलिंग होता है, जो नर्वस सिस्टम, अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता रहता है। जैसे हम बाहर देखते हैं रोड पे कोई सिग्नल है तो एक गाड़ी यहाँ से आएगा, दूसरा बंद हो जाएगा सिग्नल तो वो रुकेगा, ऐसे एक सिग्नलिंग रहता है। ये सिग्नलिंग अगर प्रॉपरली चल रहा है तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन अगर वो सिग्नलिंग में कोई गड़बड़ है तो क्या हो जाएगा, एक गाड़ी यहाँ से भी आएगा, दूसरा वहां से भी आएगा, फिर ये रुकेगा, उनको समझ में नहीं आएगा और एक्सीडेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और जब अपना कायिक वाचिक मानसिक लेवल का अगर शरीर मन और वाचा ये तीनों लेवल में अगर कोई एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो बॉडी का हार्मनी बिगड़ जाता है और उसकी वजह से ये सिग्नलिंग में गड़बड़ हो जाता है। जब सिग्नलिंग में गड़बड़ होता है तब क्या होता है, तब जो टॉक्सिन्स सेल के अंदर है उसको जिसको बाहर निकलना चाहिए वो बाहर आते नहीं है और वो वही अटके रहते हैं, जिसको हम कहते हैं बॉडी पूरा टॉक्सिक बन गया है। और ये जो टॉक्सिन्स होते हैं शरीर के अंदर पैदा हुए, धीरे 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 ये कचरा होता है। कचरा मतलब अनवांटेड प्रोडक्ट होता है जिसको शरीर से बाहर ही जाना चाहिए। जैसे हम लोग के सिटी में तो सिटी में एक डंपिंग ग्राउंड होता है सिटी के बाहर, मतलब कचरा जो है सिटी का उसको बाहर डाला जाता है। लेकिन अगर ये कचरा अंदर जमा होने लगा सिटी के अंदर तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी, गंद पैदा हो जाएगी और सब मुश्किल हो जाएगा सिटी में। ऐसा ही चीज शरीर में पैदा होता है जब टॉक्सिन्स बढ़ जाता है, और जैसे ही टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं तब बीमारी होने लगती है। क्योंकि क्या होता है, ये नेगेटिव प्रोडक्ट है शरीर का और पॉजिटिव प्रोडक्ट होता है जो अपना इम्यूनिटी बढ़ाता है, वो कम हो जाता है, मतलब एक्चुअल नरिशमेंट कम होता है और टॉक्सिन मतलब कचरा बढ़ जाता है। अब जब ये कचरा बढ़ जाता है, शरीर का अपना एक खुद का मैकेनिज्म होता है उससे लड़ने के लिए, फिर वो कंटिन्यूसली लड़ते रहता है। जैसे सोसाइटी में आप देखते हैं अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, लेकिन अच्छे लोगों को हमेशा बुरे लोगों के साथ लड़ना पड़ता है और इसलिए अच्छे लोग खुद की प्रगति नहीं कर पाते हैं, खुद को ज्यादा ये नहीं कर पाते, डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि उनका आधा तो टाइम बुरे लोगों से लड़ने में ही चला जाता है। यही चीज शरीर के अंदर हो जाती है जब कचरा बढ़ने लगता है। और इस लड़ाई में कोई भी अगर लड़ाई होती है तो युद्ध होता है तो वहां पे आग पैदा होती है, बमबारी करना पड़ेगा, गोली मारनी पड़ेगी, ये सब तो होगा। तो उसमें नुकसान किसका होगा, जहां पे वो युद्ध चल रहा है वहीं पे होगा नुकसान। और इसीलिए ये कंटिन्यूसली इरिटेशन पैदा करता है। कि इरिटेशन कौन से लेवल का है, जैसे मैडम ने बताया कि शरीर वाचा और मनस मतलब मानसिक लेवल का भी इरिटेशन होता है। जैसे ही मन इरिटेट होने लगता है, फिर जैसे ही इरिटेट होता है फिर वो एंक्सियस होता है,
एंग्शियस होने की वजह से धीरे 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 अगर वो एंग्जाइटी को फुलफिल न कर पाया तो वो डिप्रेस होने लगता है और एक मानसिक लेवल का या फिर साइकोलॉजिकल लेवल का डिस्टर्बेंस धीरे धीरे बढ़ने लगता है। दैट इज वन। सेकेंडली, वैसे ही शारीरिक लेवल पे मतलब फिजिकल लेवल पे ये जो इरिटेशन है सेल लेवल के अंदर का वो बढ़ने लगता है। मतलब जैसे समझो आपको कोई जख्म हो गया है और उस जख्म को कंटिन्यूअसली कोई आप ऐसे उंगली करते रहो तो क्या होगा, वो इरिटेट हो जाएगा और वो जख्म कभी भी नहीं भरेगा और धीरे 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 उसको पता रहेगा कि अगर ये कुछ देर के बाद यहाँ पे कोई ना कोई खुजाने वाला है तो बॉडी रिएक्ट करने लगता है उसके अगेंस्ट। नहीं, अगर ये अभी कल 9 बजे आएगा और खुजाएगा तो मुझे दर्द होगा, तो बॉडी उसके एक खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर बनाने शुरू कर देता है ताकि वो उसको ये तकलीफ ना दे। ऐसे ही चीज कैंसर के सेल में पैदा होती है। मतलब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये इरिटेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपनी ग्रोथ बढ़ाने लगता है और वो ग्रोथ इतनी बढ़ जाती है, वो अनवांटेड ग्रोथ, कि वो कंट्रोलेबल नहीं होती है। दूसरी बात ये होती है वो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, मतलब वो नॉर्मल ग्रोथ नहीं होती है। मतलब हम समझ सकते हैं किसी की अगर मांसपेशियां है, मसल्स है, वो मसल्स के अच्छे जो सेल्स होते हैं वो अगर बढ़ते हैं तो उसकी ताकत बढ़ेगी, लेकिन कैंसर में ताकत बढ़ती नहीं है, कैंसर में ताकत कम हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि वो जो सेल्स बढ़ते हैं कैंसर के वो नॉर्मल नहीं रहते, वो एबनॉर्मल रहते, वो कचरे से बने हुए रहते हैं इरिटेशन की वजह से। अब ये एक बात हो गई। अब इसको मतलब ये क्या करना है, ट्रीट कैसे करना है, अगर हो ही गया तो उसको ट्रीट कैसे करना है। अब आयुर्वेद इसको कैसे देखता है, सी आयुर्वेद इसमें मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। सी ओवरऑल आयुर्वेद का अप्रोच कैसे होता है इसको ट्रीट करने का। कोई भी स्क्रीन शेयर हो रहा है, कोई भी अगर आयुर्वेद का ट्रीटमेंट होता है तो वो कैसे होता है, वो 4 या 5 चीजों में डिवाइडेड होता है। एक है, फर्स्ट आपको सबको पता है कि आयुर्वेद का मेडिसिन होता है जो हम खाते हैं। दूसरा होता है पंचकर्म, डिटॉक्सिफिकेशन जिसको बोलते हैं, उसको क्या क्यों डिटॉक्स कहते हैं मैं बताता हूँ। तीसरा होता है लाइफस्टाइल और डाइट को मैनेज करना और मेंटेन रखना। और चौथा होता है जो योग उसका एक संलग्न डिपार्टमेंट है, वो है जिसमें आसन, प्राणायाम और ये करते करते हम लोग ध्यान की पोजीशन में पहुंचना चाहिए। इसके लिए यम नियम आसन से शुरू करते हुए ध्यान तक पहुंचना चाहिए। शुरू करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन से। तो जो कैंसर के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, और फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, लास्ट स्टेज है, ऐसे होता है। उसमें मेटास्टेसिस होता है, मतलब कैंसर मैडम ने जैसे दिखाया आपको, ये सेल्स एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होने लगते हैं। पहले ऐसे होता है वो एक ही जगह में बनता है, सेकंड स्टेज में वो धीरे धीरे वहीं पे फ्लरिश होता है, अगले स्टेज में वो अपनी जगह से मतलब अपने ही सिस्टम में अलग अलग जगह पे जाएगा, और लास्ट स्टेज में वो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग जाएगा। ऐसे वो स्टेजेस में चला जाएगा। अब जैसे जैसे अलग अलग लेवल पे जाता है वैसे उसको रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। आज की डेट में इसको ट्रीट करने के लिए क्या क्या किया जाता है ट्रीटमेंट वाइज एज अ एलोपैथी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में? एक तो सर्जरी किया जाता है अगर गांठ बहुत ज्यादा है और अगर सर्जरी कर सकते हैं तो। दूसरा, उसको रेडिएशन दिया जाता है। रेडिएशन का क्या मतलब है? रेडिएशन मतलब वो वेव्स होते हैं जो शरीर के अंदर जाते हैं और उसको जलाने की कोशिश करते हैं उन सेल्स को। कीमोथेरेपी क्या होता है? ये भी इंटरनली ब्लड के थ्रू जाके ब्लड में मिक्स होके वो केमिकल्स वो वैसे ही काम करते हैं जलाने का और उन सेल्स को मार डालने का। अब ये अगेन ऐसा है, मैंने जैसे बताया, एक तरीके का युद्ध है। मतलब एक बहुत बड़ा शत्रु आपके सामने है और आप उसको हराना है, उसको मारना है, तो आपको उतना बड़ा इक्विपमेंट भी यूज करना पड़ेगा, उतना बड़ा बॉम्ब भी डालना पड़ेगा। वैसे ही जब वो डालते हैं वो तो मर जाएगा, लेकिन जहां पे वो बॉम्ब डाला हुआ है जिस जमीन पे, उस जमीन का भी तो नुकसान होगा। वैसे ही साइड इफेक्ट, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट कीमोथेरेपी के, रेडिएशन के हम लोग देखते हैं। सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट जो होता है वो होता है लीवर के ऊपर और बोन्स के ऊपर, और बोन्स बहुत ब्रिटल बन जाते हैं, लीवर बहुत वीक बन जाता है, एंड उसकी वजह से बाकी पूरा सिस्टम वीक बनने लगता है और इम्यूनिटी डाउन हो जाता है। इसके बावजूद जिन लोगों का इम्यूनिटी पहले से बहुत अच्छा है, दे कैन सस्टेन, और एज के हिसाब से। अदरवाइज बहुत लोगों को बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट सहनी पड़ती है और वो लाइफ लॉन्ग दे हैव टू कैरी दैट। सो इसके लिए मेडिसिन का एक रोल है। अब मेडिसिन क्या करता है? आयुर्वेद मेडिसिन में और बाकी मेडिसिन में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? समझो एलोपैथी में आपको किसी को विटामिन डी की कमी है तो आपको विटामिन डी दिया जाएगा, विटामिन B12 की कमी है आप विटामिन B12 का इंजेक्शन लेंगे।
कैल्शियम की कमी आप कैल्शियम खाएंगे, आयरन की कमी आप आयरन खाएंगे, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा रेडी सप्लीमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो क्या करते हैं, जैसे ही आपका कैल्शियम लेवल अगर कम हो जाता है तो अपनी मेडिसिन ऐसा काम करती है, जो शरीर का ऑर्गन कैल्शियम को तैयार करता है उसको जाके स्टिमुलेट कर देगा, उसको जाके बताएगा तुम कैल्शियम कम पैदा कर रहे हो और तुमको कैल्शियम बनाना पड़ेगा, और तुम में ये खराबी है तो मैं इसको रिपेयर कर लूंगा, लेकिन ये तुमको खुद को बनाना पड़ेगा। ऐसे करके उस ऑर्गन को बताता है कि ये तुमको बनाना है। वैसे करने की वजह से ये ऐसा होता है, ये काम भले ही धीरे होता है क्योंकि उस ऑर्गन को रिपेयर करना पड़ता है। ऑर्गन एक बार रिपेयर हो गया वो अपने आप खुद का कैल्शियम खुद बनाएगा, आपको बाद में कोई भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए बोलते हैं कि लोग आयुर्वेद स्लो काम करता है, स्लो काम नहीं करता है। वो ऑर्गन को स्टिमुलेट करना इतना मुश्किल ही होता है, जिसके लिए बाकी किसी भी साइंस में एक्चुअली मेडिसिन है नहीं। ऑर्गन को रिपेयर करने के लिए आयुर्वेद का ही मेडिसिन उपयोग में आता है, उस रेडी सप्लीमेंट का नहीं। जैसे समझो कोई गिर गया है, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है या फिर पैर दर्द हो रहा है, अब हमें उसको आज ना कल उसको चलाना है, तो क्या करते हैं हम लोग, तो उसको हाथ पकड़ के चलाते हैं, उसको कोई सहारा दे के चलाते हैं और उसको चलने सिखाते हैं। लेकिन अगर आपने उसको व्हीलचेयर में बिठा दिया तो वो कभी भी चल नहीं पाएगा, वो चलने सीखेगा ही नहीं। ये हमें व्हीलचेयर में नहीं बिठाना है किसी को, हमें करना क्या है, हमें सप्लीमेंट नहीं देना है, हमें उस ऑर्गन को रिपेयर करना है जो खराब हुआ है। इसीलिए ये मेडिसिन जो होते हैं इन एनी फॉर्म्स, मतलब आजकल तो बहुत डेवलपमेंट हो चुका है। आजकल पहले जैसा हर चीज काढ़े के फॉर्म में नहीं होता है, जैसे काढ़ा उबालो या फिर कड़वा काढ़ा पियो, ऐसा नहीं होता है। आजकल मैक्सिमम मेडिसिन टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, लोगों को आसानी हो इसलिए। लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं कि उसको उसी फॉर्म में खाना पड़ता है। मतलब आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे हम लोग चावल खाते हैं, उसका राइस बना के खाते हैं, हम चावल का करी क्यों नहीं बनाते हैं? जैसे हम मूंग खाते हैं, उसकी या तो हम लोग सब्जी बना के खाते हैं या फिर करी बना के खाते हैं, हम मूंग का चपाती क्यों नहीं बनाते हैं? ऐसे ही हर चीज का एक फॉर्म होता है, इसीलिए कुछ चीजों का काढ़ा ही बनाना पड़ता है, कुछ चीजों को फर्मेंटेड मेडिसिन बनाना पड़ता है, कुछ चीजों को घी के साथ लेना पड़ता है, घी में कन्वर्ट करके लेना पड़ता है, कुछ चीजों को पाउडर फॉर्म में, कुछ चीजों को टैबलेट फॉर्म में, ऐसे उसका फॉर्म रहता है। एलोपैथी में भी वैसे ही रहता है, कुछ सिरप रहेगा, कुछ टैबलेट रहेगा, कुछ है। तो इन दिस वे ये मेडिसिन काम करते हैं। अब मेडिसिन का इंपॉर्टेंट रोल क्या है? जैसे आपने अभी देखा, मैडम ने जैसे बताया आपको कि जैसे एक सेल के अंदर कचरा जमा हुआ है, ये मेडिसिन का क्या काम करता है, उस सेल के अंदर का कचरा धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश करता है, और जो अच्छा प्रोडक्ट है जिसको ताकत देता है उस प्रोडक्ट को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करता है और उस सेल को मजबूत करता है। एक बार सेल मजबूत हो गया, एक बार सेल का ताकत बढ़ गया, तो वो आगे जाके कोई भी वैसी कठिनाई आए तो उसको सहन कर पाता है। आपने देखा होगा कोविड के समय इम्यूनिटी ही लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ दे गई। जिन लोगों की इम्यूनिटी लो थी, जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी, उन लोगों को ही कोविड ने पकड़ा। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि उन लोगों का इम्यूनिटी मतलब अंदर की जो शक्ति है वो कम थी, इसलिए उनके ऊपर वायरस ने अटैक किया। लेकिन जिनकी शक्ति अच्छी थी, जिनका बल अच्छा था, उनके ऊपर वायरस ने अटैक नहीं किया, या फिर अगर किया भी तो मिनिमम मेडिसिन में वो ठीक हो गए। लेकिन इसीलिए इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में जो मेडिसिन है वैसे मेडिसिन कोई भी नहीं। अब ऐसे मेडिसिन कौन से हैं? आपको फेमस एग्जांपल बताता हूँ। च्यवनप्राश इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड फेमस एग्जांपल कि जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाला मेडिसिन है। वैसे वाजी है, लकी है, यष्टि है, ओजबल है, मांसबल है, ऐसे कई सारे मेडिसिन है जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये कमर्शियल मेडिसिन नहीं है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, जैसे एक फेमस करने वाला मेडिसिन नहीं है ये। ओवर द काउंटर आप ऐसे ही जाके मेडिकल वाले से ले ले, ऐसे मेडिसिन नहीं है। कौन सा पार्ट का इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए? समझो किसी को बोन की तकलीफ है तो बोन का इम्यूनिटी बढ़ाने वाली अलग मेडिसिन है, मसल्स के मेडिसिन अलग है, ब्लड के मेडिसिन अलग है। इसलिए कैंसर हो अगर किसी को ना भी हो, मतलब इन जनरल भी, तो कौन सा मेडिसिन इम्यूनिटी के लिए लेना चाहिए वो अपने सिस्टम के ऊपर होता है, वो डॉक्टर से के सलाह से ही लेना चाहिए। ऐसे ही आंख बंद करके च्यवनप्राश भी नहीं खाना चाहिए। सो ऐसे ही ये सारे मेडिसिन कैंसर में और इन जनरल आयुर्वेद के ऐसे काम करते हैं और इनका ऐसा लाभ होता है। अगला जो पार्ट इंपॉर्टेंट है डिटॉक्सिफिकेशन, पंचकर्म जिसको थेरेपीज कहते हैं। ये क्या करते हैं एग्जैक्टली? जैसे अभी हमने देखा इसके पहले कि बॉडी में जो जमा टॉक्सिन है उसकी वजह से कैंसर का शुरुआत होता है, अब उसको निकालना चाहिए। अब उसको निकाले कैसे? वो इतना आसान है क्या? मतलब हमने कुछ दे दिया, एक मेडिसिन गया अंदर, उसको पकड़ के लेके बाहर आ गया, ऐसे नहीं होता। अगर ऐसा होता तो कैंसर कब का ठीक हो जाता।
ऐसा नहीं है। डिटॉक्सिफिकेशन को सिंपल तरीके से समझाएं तो ऐसा है, आप जो कपड़ा धोते हैं ना, वैसे का वैसा ही ये प्रोसीजर है। मतलब कपड़ा धोने से पहले हम क्या करते हैं, हम गर्म पानी में डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं, बाद में उसको उसमें सोक करते हैं, उसमें भिगोते हैं, भिगोने के बाद उसको निकालते हैं, उसको साबुन लगाते हैं, फिर ब्रश मारते हैं, बाद में वापस उसको रिंस करते हैं, निचोड़ते हैं, सुखाते हैं धूप में, बाद में उसको आयरन करते हैं, बाद में यूज करते हैं। ये सारे स्टेप्स जो है, ये सारे स्टेप्स शरीर को धोने लायक, धोने जैसे हैं, ऐसे के ऐसे ही होते हैं। मतलब क्या है, ये जो आप प्रोसीजर देख रहे हैं अलग अलग, इसमें तेल लगाया जा रहा है। ये तेल लगाने का जो प्रोसीजर है, जैसे कपड़े को आप डिटर्जेंट पाउडर में सोख रहे हो, भिगो रहे हो, ये तेल लगाने का काम ये करता है। लेप लगाने का काम, शिरोधारा कराने का काम, ये सब जो है ये सोखने का काम करता है। उसके बाद गर्म पानी का यूज किया जाता है। डिटर्जेंट जो होता है, पाउडर जो होता है, वो जो मैल होता है उसको ढीला कर देता है कपड़े से। लेकिन उसकी एक खासियत होती है डिटर्जेंट पाउडर की, आप देखिए कि जो निकला हुआ मैल है वो वापस नहीं चिपकता है कपड़े में, वो उस पानी में रहता है, लेकिन वो पानी से वापस नहीं जाता है, वो उसकी खासियत होती है। वैसे ही ये जो अलग अलग प्रकार के स्टीम होते हैं, जो गर्म ट्रीटमेंट करने वाली होते हैं, ये उस टॉक्सिन्स को शरीर से, उस सेल वॉल से या सेल से बाहर निकालते हैं। लेकिन अभी भी वो बाहर, शरीर से बाहर नहीं गए हैं, लेकिन वो सेल के अंदर भी नहीं है। जैसे उस कपड़े से मैल आपने अलग कर दिया। उसके बाद ये पोटली के अलग अलग प्रकार के मसाज होते हैं जो शरीर को गर्मी पैदा करते हैं, गर्मी करके उसको टॉक्सिन्स को पिघलाते हैं और सर्कुलेशन में बाहर लेके आते हैं। उसके बाद हम उसको बाहर निकालते हैं। जैसे किसी पेशेंट को हम उल्टी कराते हैं, किसी पेशेंट को हम विरेचन मतलब परगेटिव मेडिसिन देके जुलाब कराते हैं। वो ऐसे जब ये इन सभी टॉक्सिन को जो पिघलाया हुआ है, धो के अभी मतलब धोना है, तो हमने उसको साबुन लगाया और ब्रश मार दिया, ऐसा ये प्रोसीजर जो है उसको ये करते हैं। बाद में हम लोग उसको एनिमा भी देते हैं, जिसको बस्ती कहते हैं। और ये और एक लास्ट प्रकार होता है जहां से हम लोग खून से गंदगी निकालते हैं, जिसमें या तो कोई, जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं वैसे खून निकाला जाता है, या फिर एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम लीच कहते हैं। लीच जो होता है ये अशुद्ध रक्त को खींच लेता है, इसको इसका खाना ही जो है ब्लड होता है। अब ये मेडिकेटेड होता है, इससे कोई दर्द नहीं होता है। ये मेडिकेटेड होने की वजह से इसके अंदर एक, उसके सलाइवा में एक केमिकल रहता है जिसको कहते हैं हिरुडिन, और वो हिरुडिन एक मेडिसिन होता है जो वहां पे जो इरिटेशन हुआ रहता है, जो इन्फ्लेमेशन हुआ रहता है शरीर के अंदर कैंसर के रुग्णों में, वो कम हो जाता है। स्पेशली ओरल कैंसर मतलब मुंह का जिनको कैंसर हुआ है, वहां उनको बाहर से लगाने की, जिनको जख्म हुआ है बहुत ज्यादा, वहां पे लगाने की इसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता होती है। इसके अलावा, कैंसर के अलावा भी इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है अलग अलग तरीके के जॉइंट पेन के डिसऑर्डर्स में या फिर स्किन डिसऑर्डर्स में। इसके बाद ये हाइड्रोथेरेपी के कुछ प्रयोग होते हैं, मतलब थेरेपी होते हैं, जहां पे आपको गर्म पानी में या ठंडे पानी में, जैसे आपको, या फिर न्यूट्रल वाटर में बिठाया जाता है। इससे आपको वापस वो जो गर्मी की ट्रीटमेंट है वो ऐसे किया जाता है, लेकिन इसका पानी से संपर्क आता है, इसलिए स्किन के थ्रू आपका बॉडी का हाइड्रेशन भी होता है और उससे शरीर का जो टॉक्सिन है वो पिघलने में मदद हो जाता है। ये मड थेरेपी है। जैसे हाइड्रोथेरेपी है, ये ज्यादातर ब्लड कैंसर के रुग्णों में या फिर किडनी से रिलेटेड पेशेंट्स में ज्यादा उपयोग में आते हैं। मड थेरेपी जो है मसल से रिलेटेड और बोन से रिलेटेड कैंसर में ज्यादा उपयोगी आते हैं। इसमें एक प्रकार की मिट्टी होती है और उसमें काढ़ा मिक्स किया जाता है आयुर्वेदिक औषधों का, और उसका लेप पूरे शरीर पे लगाया जाता है। इससे टॉक्सिन धीरे 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 खींचने लगते हैं और ड्राई होने लगते हैं और वो शरीर से निकल जाते हैं। बाकी तो कैंसर के पेशेंट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, पेन बहुत ज्यादा होता है, और उसको किसी भी पेन किलर से भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उनकी ताकत अगर हम नहीं बढ़ाएंगे, नर्व्स की ताकत नहीं बढ़ाएंगे, तब तक वो पेन मैनेज नहीं होता है। एक्यूप्रेशर, कपिंग, ये सारे थेरेपीज उस पेन को मैनेज करने के लिए होते हैं। अब ये सब थेरेपीज तो हम करते हैं, लेकिन ये करना क्यों है? ये करना इसलिए है कि कैंसर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक तो उनका बेसिक हेल्थ जो है उसको इंप्रूव करना। मतलब क्या है बेसिक हेल्थ का? क्या मतलब है? मतलब उनको भूख अच्छी लगनी चाहिए, पेशाब अच्छा होना चाहिए, पेट अच्छे से साफ होना चाहिए, नींद अच्छी आनी चाहिए, लेडीज में पीरियड्स अच्छे आने चाहिए, और उनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनकी एनर्जी अच्छी होनी चाहिए, मेंटल पीस अच्छा होना चाहिए। ये सब बेसिक चीजें जिसको हम हेल्थ को बेसिक पैरामीटर्स कहते हैं। ये पैरामीटर्स को अच्छा रखना मतलब उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाए। उसके बाद जिनका कीमो चल रहा है या फिर देना है,
रेडिएशन जिनको देना है उनको उसके वजह से जो कोई साइड इफेक्ट्स होता है उसको साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए या फिर साइड इफेक्ट्स को पूरा निकालने के लिए सिस्टम से उनको ये मेडिसिन और ये सब थेरेपीज हेल्प करती हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि इतना सारा करने के बावजूद कुछ सालों के बाद वही कैंसर वापस आ जाता है। अब ये नहीं आना है तो जो भी कुछ गलतियां हुई है उसको प्रिवेंट करना, उसको अवॉइड करना और उसके बदले में जो अच्छा काम करना है, अच्छा ट्रीटमेंट देना है उसको लेना, मेडिसिन लेना, सप्लीमेंट लेना और प्रॉपर डाइट एंड लाइफस्टाइल फॉलो करना, ये कर दिया तो वापस रिकरेंस नहीं होता है। उसके बाद जो भी अपना एलोपैथी के मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंसी होता है, मतलब इसके लिए वो मेडिसिन खाओ, उसके लिए एक मेडिसिन खाओ, फला फला मेडिसिन, मैंने तो ऐसे देखा है लोग 10 से 12 मेडिसिन तो रोज सुबह और शाम को घटक लेते हैं। तो इतना मेडिसिन खाने की वजह से जो भी कोई साइड इफेक्ट्स होता है तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अपना हेल्थ आगे नहीं जाता है, पीछे ही आता है। तो डिपेंडेंसी पूरा कम होना चाहिए, दैट शुड बी इम्पोर्टेंट मोटो। और ये सब करके अपना ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होना चाहिए कैंसर के केस में, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट और मोटो हमारा होता है ये करते समय। तो आप ये समझ लीजिए कि क्या फिर आयुर्वेद के ट्रीटमेंट ही सफिशिएंट है, ऐसा हमने बिल्कुल नहीं कहा है, या फिर ऐसा आपको समझना भी नहीं चाहिए। रेडिएशन कीमो अगर देना चाहिए तो देना चाहिए, सर्जरी अगर करना पड़े तो करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर ये करते हैं हम लोग सब योगिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, मेडिसिन, डिटॉक्सिफिकेशन, तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको मिलना चाहिए वो वापस आपके उसी लेवल पे आ जाता है जो कैंसर के पहले था, और आप लॉन्गेविटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी तरह से एंजॉय कर पाते हैं। सो ये सब एक इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट अगर करते हैं तो इससे सबसे ज्यादा लाभ होता है। तो ये यही चीजें हम लोग तपस्या में अलग अलग डिसीजेस के अंदर करते हैं। कैंसर इज वन ऑफ दैट, एंड ये हमारा टीम है, कविता जी भी हमसे जुड़ी हुई रहती है हर तरह से। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Dr. Amol, for giving that instant pataphat technique for Ayurveda. Actually, Ayurveda के बारे में awareness create करना बहुत ज़्यादा important है, because जब हम बात करते हैं disease like cancer या some other disease जहाँ पे anxiety है, depression है, stress है, जो आजकल हमको बहुत ज़्यादा देखने मिलता है, यहाँ पे डॉक्टर अमोल ने एक वर्ड बहुत अच्छा यूज किया, इंटीग्रेटेड अप्रोच। सो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच में वी आर डूइंग योगा, वी आर डूइंग लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, वी आर डूइंग डाइट मैनेजमेंट, वी आर फॉलोइंग आयुर्वेदा और होम्योपैथी और एनी अदर alternate medicine, so called, or I would say they are mainstream of medicine, but unluckily they are called as alternate medicine therapies. उनका अगर आप सहारा लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर कर पाते हैं। एंड आज के सेशन में हम यही मैसेज देना चाहते थे, जहाँ पे योगा के बारे में, आयुर्वेदा के बारे में वी हैव शेयर्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज। अगर आपके कुछ क्वेरीज है तो डॉक्टर अमोल इज देयर, आई एम देयर, वी कैन रिजॉल्व योर क्वेरीज। Maybe these queries are not related to cancer, but it has to be related to yoga or Ayurveda. आप कुछ और पूछेंगे, वैसा क्वेरीज प्लीज मत पूछिएगा। एक पूछना था, अभी जैसे सर ने बताया कि मतलब साथ में आप ऑपरेशन भी कर सकते हैं, मेडिसिन भी, तो साथ में ही ये ट्रीटमेंट करना है कि अलग अलग, मतलब पहले वो ऑपरेशन करना है, केमो रेडिएशन लेना है, कि कैसा है? जनरली ऐसा होता है कि जब सर्जरी करना होता है तो सर्जरी के वक्त बाकी अपना आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं होती है। उनका एक बार सर्जरी होके उनका पोस्ट ऑप जो सेशन होता है वो खत्म होने तक उन्हीं का चलता रहता है। उनका एक बार वो सेशन खत्म हो गया तो उसके बाद इसको चालू करना है। एक सेकेंडली, रेडिएशन और कीमो के समय साथ साथ ही आयुर्वेदिक मेडिसिन भी देना है। उसका ये फायदा ये होता है कि आपको, जिन लोगों को रेडिएशन कराना है या फिर कीमो करते हैं, उसके साथ अगर अपना मेडिसिन चलता है तो उनको समझ में भी नहीं आता है कि कीमो या रेडिएशन चल रहा है, इतना वो साइड इफेक्ट फ्री सेशन हो जाता है। मैम एक क्वेश्चन पूछना था, अगर हमारे फैमिली में कोई हिस्ट्री है कैंसर की, तो आगे की जनरेशन में भी ये मतलब होने की पॉसिबिलिटी होती है कैंसर?
एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा मैडम ने, आपको पहले ही बताया उनका जब सेशन चल रहा था कि एक जेनेटिक पार्ट है, डीएनए क्या है आपको पूछा था। तो डीएनए वही होता है जो अपने पहले के एंसेस्टर से अपने अंदर आ जाता है। अगर किसी ऐसा समझ लीजिए कि हर एक के शरीर के में कैंसर के सेल्स होते ही है, लेकिन किसी को समझो ट्रांसफर भी हो गया है अपने पुरखों की वजह से, तो लेकिन वो पैदा कब होता है, जब उनको अच्छे तरह से एनवायरनमेंट मिलता है तभी पैदा होता है। इसीलिए ये जो मैंने अभी आपको बताया कि डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है आयुर्वेद में बताया गया, वो ऐसा है कि ऐसे नहीं है कि आपको बीमारी का इंतजार करना चाहिए। आपको सीजन बदलते ही जैसे ही आपको कुछ ना कुछ तकलीफें होती रहती है तो उसको उसी वक्त तुरंत उसको खत्म करना चाहिए। इसलिए डिटॉक्सिफाई होते रहना चाहिए, और यही चीज है जो आपके हेरिडिटरी चीजों को आपको रोकता है। मतलब ये आपने जैसे कैंसर भी पूछा, वैसे ही डायबिटीज के बारे में भी वैसे ही है। अगर किसी के फैमिली में डायबिटीज का हिस्ट्री है और अगर आप नहीं चाहते कि हमारे अंदर वो आ जाए आगे जाके, तो आपको डिटॉक्सिफाई करते रहना चाहिए, और ताकि वो आपके अंदर ना आए। डेफिनेटली वो आ सकता है, इसलिए वो प्रिवेंशन करना चाहिए। हेलो सर, कुछ दिनों पहले ना, हेलो सर, हेलो, यहाँ पे यहाँ पे ज्योति जी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि एडिक्शन है, एनी काइंड ऑफ एडिक्शन है, तो उसको आयुर्वेदा से और योगा से कैसे ट्रीट कर सकते हैं? तो एडिक्शन ऐसा समझ लीजिए कि कैंसर होने के लिए पहली बात ऐसा है कि एडिक्शन होने की जरूरत है ऐसा नहीं है। मतलब अगर किसी को एडिक्शन नहीं है तो भी कैंसर हो ही सकता है। इसलिए तो इंडिया में लेडीज को भी कैंसर होता है। तो एडिक्शन क्या करता है, जैसे आग ऑलरेडी लग चुकी है उसमें पेट्रोल डालने का काम एडिक्शन करता है। तो टोबैको एंड अल्कोहल, और स्पेशली अल्कोहल के साथ टोबैको, मतलब आपने कितने ही लोगों को ऐसा देखा होगा जो अल्कोहल भी पीते हैं और उसके साथ स्मोकिंग भी करते हैं, वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। उससे डेंजरस कुछ नहीं है। मतलब वो तो जैसे एटम बॉम्ब फेंके जैसा है, इतना वो गर्मी पैदा कर देता है शरीर में, और ये जितना गर्मी पैदा करेगा शरीर में उतना ज्यादा कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए तो हम लोग जंक फूड क्यों बोलते हैं, जिसमें अजीनोमोटो ज्यादा है, जिसमें चीज ज्यादा है, जो गर्मी पैदा करते हैं, वो हर चीज कैंसरस हो सकती है। जैसे मैडम ने बताया कि कैंसर का एक्स्ट्रा यूज, किसी ने बताया आपने, तो सॉरी प्लास्टिक का एक्स्ट्रा यूज, प्लास्टिक का एक्स्ट्रा यूज तो है ही है, प्लस जो प्लास्टिक में गर्म चीजें डाली जाती है वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। इसलिए उसमें पॉलीमर पिघलने लगता है और उसमें आ जाता है, वो सबसे बहुत बड़ा कैंसर का ग्रोथ करने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मैम भस्त्रिका प्राणायाम जो है ये कैंसर को रोकने में मददगार है? भस्त्रिका प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम मतलब अकेला रोकेगा, ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ। यहाँ पे वंस अगेन जो डॉक्टर अमोल ने एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बताया था, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी भी है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी में हम क्या करते हैं, पहले तो फिजिकल एक्सरसाइजेस करके हमारा जो मस्कुलर एंड्योरेंस है, हमारा जो एंडोर्फिन्स है, हमारे बॉडी में जो सेरोटोनिन सीक्रेट हो रहा है उसको हम बढ़ाते हैं। अलॉन्ग विद दैट हम डाइट में चेंजेस करते हैं, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन डॉक्टर अमोल बात कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग योगा में भी डिटॉक्सिफिकेशन शुद्धि क्रिया इसको फॉलो करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं प्राणायाम में। तो देयर आर सेट ऑफ प्राणायाम जो हम एक्सरसाइज के साथ करते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट वी डू मेडिटेशन या धारणा करते हैं, फोकस करते हैं, योग निद्रा, अंतर मौन, ये सारे अलग अलग टेक्निक्स है। एंड अलॉन्ग विद दैट कर्म योग आप कर सकते हो, सत्संग आप कर सकते हो, कीर्तन आप कर सकते हो। इन सभी चीजों के साथ मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, स्पेशली फॉर दोज हु आर एंटरिंग 40s और दे आर 40+, इनको अगर कैंसर को अवॉइड करना है ना, तो उनको अपनी बॉडी में से, अपनी लाइफ में से आइडियलिज्म को निकालना पड़ेगा। एंड ये आइडियलिज्म को निकालने के लिए उनको कुछ हॉबी क्रिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने कोई भी हॉबी क्रिएट कर दिया, देन यू विल एज ग्रेसफुली। आपके बॉडी में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो गुड हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स सीक्रेट होने चाहिए, जो आपको इमोशनली बैलेंस्ड रख रहे हैं, वो अच्छे से सीक्रेट होंगे। एंड वो अगर अच्छे से सीक्रेट होंगे तो आपके बॉडी का जो अंदर का इंटरनल एनवायरनमेंट है वो अच्छे से काम करे। मैम मैंने क्रिएट कर लिया ना योगा को, इस वजह से मैं हैप्पी।
सर थैंक यू। सर कुछ दिन पहले ना यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था, उसमें बताया था लक्ष्मी तरु करके कुछ पेड़ दिखाया था, तो वो उसके सेवन से कैंसर, मतलब कैंसर के लिए अच्छा होता है, वो कैंसर का मतलब सेल को से फाइट करने के लिए, तो ये कितना सही है? नहीं देखिए, अब एक तो कैंसर तो एग्जाम्पल पकड़ के चलते हैं, लेकिन किसी भी चीजों में जब हम लोग मेडिसिन के ऊपर आते हैं, मैंने आपको इन सब इसमें कौन सा मेडिसिन कैंसर में काम करता है ऐसा एक भी चीज नहीं बताया। वो इसीलिए क्योंकि जब हम साइंटिफिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं, साइंटिफिक ट्रीटमेंट शुड बी बेस्ड ऑन डायग्नोसिस करना पड़ता है हर पेशेंट का। अब आयुर्वेद में जो डायग्नोसिस होता है वो सिर्फ एक कैंसर नाम लिख के नहीं चलता है कि इनको ओरल कैंसर हो गया, इनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया। इस सिर्फ नाम से ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता है। आयुर्वेद में वापस उनको कम से कम 13 पैरामीटर चेक करने पड़ते हैं। उस 13 पैरामीटर्स के ऊपर से आयुर्वेदिक डायग्नोसिस करना पड़ता है। एंड जब डायग्नोसिस किया जाता है उसी के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस मेडिसिन डिसाइड होता है, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस डिसाइड होता है, योगा थेरेपी डिसाइड होता है, लाइफस्टाइल डिसाइड होता है, डाइट डिसाइड होता है। तो आप हमेशा याद रखिए कि किसी भी बीमारी के लिए ये मेडिसिन ऐसा कोई भी इक्वेशन कभी भी नहीं होता है, वो गलत कॉन्सेप्ट है। इसीलिए जैसे आपने बताया आयुर्वेद को अभी तक जैसे प्रमोट किया गया है वो एक प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रमोट किया गया है। मतलब आयुर्वेद मतलब क्या है? आयुर्वेद मतलब च्यवनप्राश, आयुर्वेद मतलब आंवला जूस, आयुर्वेद मतलब एलोवेरा जूस, ऐसे आयुर्वेद को समझा जाता है। तो इसीलिए आप क्यों नहीं समझते हैं? अगर आपने कभी मुझे ऐसा पूछा है कि एलोपैथी का ये मेडिसिन है क्या कैंसर के लिए यूजफुल है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप जब एलोपैथी का मेडिसिन आता है तब आप सोचेंगे कि नहीं इसको डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर इसको समझ लेते हैं क्या है, फिर ले लेते हैं, ऐसा सोचेंगे। वैसे ही आयुर्वेद का है। आयुर्वेद के लिए मेडिसिन खाने वक्त या फिर ट्रीटमेंट लेते वक्त अलग रूल मत लगाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। टेल मी दीपक। तो वही मेरे दिमाग में चल रहा था कि ऐसे कैसे होगा कि हर कैंसर के लिए यही दवाई, ये इसके पत्ते खाने से ये ट्रीट हो जाएगा मैं वगैरह। हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि जो गूगल का नॉलेज है ना वो मिस नॉलेज है। वैसे ही जो भी सोशल मीडिया पे नॉलेज मिलता है ना वो आपको मिसगाइड करने वाला ही होता है, बिकॉज वो अधूरा नॉलेज होता है और अधूरा नॉलेज हमेशा मिसगाइड करता है। बराबर है। मतलब अधूरा नॉलेज का मतलब ऐसा है कि जब भी किसी को बताना होता है तो हमेशा दो साइड बताना चाहिए। मतलब ये पॉजिटिव क्या है और इसका निगेटिव क्या है। जब आपको इस बात की तसल्ली हो जाए कि हमें इसकी पॉजिटिव बात भी पता चली है और नेगेटिव बात भी पता चली है, तब हम सोच सकते हैं कि अच्छा हाँ फिर हमको इसको करना चाहिए कि नहीं करना। तो दोनों साइड पहले समझ लीजिए हमेशा। सर मेरा एक सवाल था। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ पायल आ रही है, बोल। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि आपने जो कहा कि टॉक्सिन जब बॉडी में बढ़ता है तभी ये डिजीज होता है, तो आयुर्वेद में ये टॉक्सिन बाहर निकालने के लिए कोई मतलब मेडिसिन है या फिर पंचकर्म से ही ये टॉक्सिन बाहर निकलते हैं? हाँ, समझिए ऐसा है ना कि एक जैसा एक छोटा सा पॉन्ड है जहाँ पे पानी जमा हुआ है, तो पानी को अगर खत्म करना है आपको तो कैसे हो जाएगा? वो तो धूप से भी उड़ जाएगा, बराबर। और थोड़ा बड़ा तालाब है, उसको वहां पे अगर पानी है तो उसको अगर खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? वो धूप से भी उड़ेगा लेकिन आपको थोड़ा उसमें मिट्टी डालना पड़ेगा, मिट्टी और धूप से जाएगा। लेकिन वो पानी इतना ज्यादा है जैसे डैम फुल हो गया है, तब क्या करेंगे? तब वो ना धूप से उड़ेगा ना आप उसमें मिट्टी डाल पाएंगे, तब उसको आपको डैम के दरवाजे खोलने ही पड़ेंगे, तब जाके वो बाहर निकलेगा। ऐसे ही शरीर के अंदर टॉक्सिन्स कितने ज्यादा हैं वो अपने जो बेसिक पैरामीटर्स है उसके ऊपर हमें समझ में आता है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर हमारे लेवल ऑफ टॉक्सिन के हिसाब से हमें मेडिसिन से उसको कम करना है, सिर्फ डाइट एंड लाइफस्टाइल से करना है, योगा से करना है या फिर पंचकर्म से करना है, वो तो आपको अपने डॉक्टर के हिसाब से ही समझ में आता है। डॉक्टर ही उसको डिसाइड करते हैं। वेरी ट्रू। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने एक्चुअली, पॉन्ड एंड रिवर एंड डैम का, एंड आई एब्सोल्युटली एग्री विद इट। यहाँ पे मुझे एक स्टोरी याद आ रहा है, मैं फटाफट से ये स्टोरी ले रही हूँ। जैसे कि एक स्टोरी, दिस स्टोरी इज रिगार्डिंग अ फादर एंड सन। ठीक है, तो ये जो बच्चा है ना, ये फादर एंड सन, पहले के जमाने कैसे होते थे, ट्री हाउस वगैरह भी होते थे, दे यूज्ड टू स्टे इन ट्री हाउस। ओके, एंड एक दिन एक जो प्लांट है ना वो ट्री हाउस के आसपास बनना शुरू हुआ,
तो फादर ने सन को बोला कि इसको काट देते हैं, बिकॉज ये हमारी जड़ों को वीक कर देगा, इसको हम काट देते हैं। बट वो प्लांट इतना अच्छा होता है कि बेटा बोलते नहीं काटना, नहीं काटना। वो प्लांट बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, वापस मतलब एवरी 2 मंथ 3 मंथ फादर बेटे को बोलते हैं कि नहीं हम इसको काट देते हैं, बट बेटा बोलता है ये कितना ब्यूटीफुल है, इसको नहीं काटते। वैसे करते करते 2 साल 3 साल 10 साल हो गए, वो प्लांट इतना बड़ा हो गया कि एक दिन उस प्लांट ने पूरे ट्री हाउस को तोड़ दिया, बिकॉज दैट वाज काइंड ऑफ क्रिपल, जिसने उस पूरे ट्री हाउस को तोड़ दिया। नाउ दैट चाइल्ड रिग्रेट्स कि मेरे पिताजी ने जब ये बोला तो मैंने इसको तोड़ा नहीं, और अभी ये इसी प्लांट ने मेरे घर को तोड़ लिया। तो हमारे बॉडी का भी कुछ ऐसा ही है, जब भी डिजीज या कोई भी बीमारी का जड़ जब निकल रहा हो ना, तभी अगर उसको हम जड़ से काट देंगे तो वो बढ़ेगा नहीं। उसको जब भी आप जड़ से नहीं काटेंगे तो वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बीमारी में डेवलप होगा। तो जब भी वो बीमारी में डेवलप होता है तब ऑलरेडी आप लेट हो चुके होते हो। ओके, एंड फिर उस बीमारी को क्योर करने के लिए यू हैव टू गो फॉर डिफरेंट मेडिसिन्स, यू हैव टू गो फॉर डिफरेंट पैथीज, राइट? बराबर है। जैसे आपने बताया कि एक पेड़ का एग्जांपल दिया, वैसे मतलब समझो एक छोटा पौधा है तो उसको अगर उखाड़ के फेंकना है तो आप 2 मिनट में उसको उखाड़ के फेंक सकते हो। जैसे ही थोड़ा बड़ा हो जाता है तो थोड़ा आपको ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा, 2-4 लोग लगेंगे। लेकिन एकदम बड़ा पेड़ है तो आपको मशीन लेके आना पड़ेगा, 2-4 दिन गुलाड़ी मारना पड़ेगा, तब जाके वो टूटेगा। ऐसे ही बीमारियों का होता है कि कोई भी बीमारी जितना टाइम लेती है वो डिपेंड करता है कि वो कितना अंदर से कितना बड़ा हुआ है, उसकी जड़ें कितनी मजबूत हुई है। और ऐसा बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं है, मतलब ये एक बहुत बड़ा मिथ है आयुर्वेद के बारे में कि ये स्लो काम करता है। आयुर्वेद स्लो काम नहीं करता है, पेशेंट स्लो होते हैं आयुर्वेद के पास जाने के लिए। और ये पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है डिसीज का, अब उस स्टेज में उसको निकालना है तो इतना इजीली पॉसिबल नहीं है, तब टाइम तो लगेगा ही लगेगा। मैम मैं एक रियल स्टोरी शेयर करूं अपने बेटे की। उसको लास्ट ईयर डेंगू हुआ था और उसकी ट्रीटमेंट आयुर्वेद और एलोपैथी से हुई। जब डेंगू हो गया तो डायग्नोज नहीं हो रहा था। डेंगू के इलाज के बाद उसका वेट रिड्यूस होना शुरू हो गया, 90 केजी से 44 केजी तक उसका वेट गया। और उसमें ये हुआ कि एलोपैथी 7 केजी पर मंथ गिर रहा था। फिर मैंने आयुर्वेद स्टार्ट किया तो 4 केजी पे आया। 6 माह बाद 1 केजी पर रह गया उसका वेट, बट फिर भी गिर रहा था वेट उसका। फिर 6 माह बाद उसका ये हुआ कि उसका लिवर सही काम करना शुरू हो गया, उसका स्टमक सही काम करना शुरू हो गया, लंग्स। और दोबारा फिर मैं एलोपैथिक में गया तो उसको ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोज हुई। उसकी जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई, क्योंकि उसका लीवर पहले से स्ट्रांग हो चुका था और वर्किंग कर रहा था, तो वो मेडिसिन खा के माशाल्लाह से अब वो वेट अपना गेन कर रहा है और 65 केजी उसका वेट है और बिल्कुल ठीक हो गया। So good, so good. Thank you, Anwar ji. That is the power of Ayurveda. That is the power of Ayurveda. यस मैम, मेरी बिलीव आयुर्वेद पे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, योग और आयुर्वेद। Great, great, great. Yes. Deepa Pramod, you want to ask something? Sir, एक मिनट, दर्शना रुक जा। दीपा ने कब से हाथ ऊपर करके रखा है? दर्शना दीपा के बाद यू कैन आस्क। बोल दीपा। सर आपने स्लाइड में बताया पंचकर्मा डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, तो उसमें क्या एनी हेल्दी पर्सन शुड डू इट मंथली वाइज और कुछ ऐसे रूटीन वाइज, इट हैज टू बी अ प्रैक्टिस यू नो लाइक फॉर अ प्रिकॉशन वाइज, तो वो जरा बता पाएंगे आप? उसको ऋतु के हिसाब से बताया है, मतलब आपको मॉनसून में करने वाले, विंटर में करने वाले, गर्मी के दिनों में करने वाले, ऐसे अलग अलग बताया गया है। बाद में एक जनरली कॉमनली कौन से डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए ऐसे बताया गया है इन जनरल। तो ये तो ऐसे है ना कि समझो हम लोगों ने खाने पीने का सब अच्छे से कर लिया, लाइफस्टाइल अपना अच्छा है, हमें कोई बीमारी भी नहीं है, और इसके बावजूद एक फैक्टर ऐसा है ना जो अपने हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, वो है पोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट। और ये आप ऐसे मत समझिए कि पोल्यूशन अब का है, ये तो पहले से चला आ रहा है। और जैसे पहले युद्ध होता था तो घोड़ों के टापों की वजह से भी जो धूल उठती थी उसकी वजह से भी पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता था। तो पोल्यूशन तो पहले से ही है, तो उसका इम्पैक्ट जो है शरीर के ऊपर वो होता ही रहेगा। इसके लिए जो ये डिटॉक्सिफिकेशन होता है हर सीजन के हिसाब से बताया गया है, लेकिन जिनको जैसे पॉसिबल है एटलीस्ट साल में 3 बार करने के लिए बताया गया है हर सीजन में।
तीनों सीजन में। लेकिन जिनको पॉसिबल नहीं है 3 बार करना साल में, लेकिन कम से कम साल में 1 बार तो करना चाहिए। थैंक यू सर। हाँ सर, मुझे पूछना था बोले दर्शना। सर कुछ बेसिक टिप्स दे सकते हो क्या, डाइट टिप्स इफ कैंसर इज डिटेक्टेड, मतलब शुगर वगैरह बंद करना है ऐसा कुछ? जी, डाइट जो है ना वो एक 3 विभागों में डिवाइडेड होता है किसी भी बीमारी का। एक है वात का, पित्त का और कफ का। मतलब कोई भी बीमारी, कैंसर भी आयुर्वेद के हिसाब से 3 प्रकार का होता है, वात प्रेडोमिनेंट, पित्त प्रेडोमिनेंट और कफ प्रेडोमिनेंट। और डिपेंडिंग ऑन उस दोष के हिसाब से उनका डाइट एक फिक्स किया जाता है। लेकिन आपको एक इन जनरल कुछ चीजें बताता हूँ मैं कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कैंसर में कुछ है जो अवॉइड करना चाहिए वो है स्पाइसी फूड। किसी भी प्रकार के कैंसर में, मतलब जो ज्यादा तीखा मसालेदार चीजें हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जंक फूड सब कुछ अवॉइड करना चाहिए। एकदम नेचुरल, होममेड और घर का बना हुआ ट्रेडिशनल फूड। ट्रेडिशनल कहने का मतलब ये है कि जैसे इंडियन, आप किसी भी स्टेट में जाएंगे इंडिया के, तो एक इंडियन थाली होती है। उस थाली में एक साइड में रोटी होगी, एक साइड में दाल होगी, फिर एक मिल्क प्रोडक्ट होगा, फिर एक सलाद होगा, फिर सब्जी होगी, फिर कोई चटनी होगी, राइस होगा, घी होगा, ये सब कुछ होगा। इस कंप्लीट फूड को जो है वो हम रेकमेंड करते हैं हर किसी में, लेकिन जिसकी पचाने की क्षमता कैसी है उसके हिसाब से वो बताया जाता है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट आप ये समझ के चलिए कि घर का जो खाना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और कुछ मिथ्स हैं आजकल जो बहुत बड़े लेवल पे चल रहे हैं, वो ये है कि स्प्राउट्स ज्यादा खाना चाहिए, विच इज वेरी रॉन्ग। ड्राई फ्रूट सबको खाना चाहिए, विच इज वेरी रॉन्ग। हर सीजन हर कोई फ्रूट खाना चाहिए, विच इज वेरी रॉन्ग। सीजनल फ्रूट ही खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट सबको एक जैसा नहीं खाना, मतलब हर एक को। आपको अगर कोई पता हो कि बादाम खाने की वजह से जिसकी बुद्धि बढ़ गई है, आप लेके आओ मेरे पास। ऐसा कुछ नहीं है। तो वो तो ये लोग हमको पटाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं कि इससे बच्चों का बुद्धि बढ़ जाता है। तो आजकल मतलब आप धारावी में जाएंगे तो भी बादाम खाते हैं लोग। तो ऐसा आपको ये करने की जरूरत नहीं। एक सिंपल तरीके का फूड जो ट्रेडिशनल, वो इम्पोर्टेंट होता है। सो फ्रॉम डाइट पर्सपेक्टिव, बीइंग द क्लिनिकल डाइटिशियन, मैं आपको ये दर्शना बता सकती हूँ जो आपने बोला कि शुगर अवॉइड करना चाहिए। उसके पीछे रीजन ये है कि शुगर इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ ग्लूकोज, एंड जो सेल्स है, कैंसर सेल्स है, उनको प्रोलिफरेट करने के लिए ग्लूकोज का जरूरत होता है। जितना ग्लूकोज ज्यादा मिलेगा उतना फास्ट वो बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए शुगर को कम खाना या बंद कर देना इज डेफिनेटली रिकमेंडेड। एंड जो ऑटोफेजी का एक कॉन्सेप्ट है जिसके लिए जापानीज वैज्ञानिक को एक अवार्ड, जो नोबेल प्राइज मिला है, दैट ऑटोफेजी का कॉन्सेप्ट इज अवर निर्जला एकादशी। तो इट इज सेड दैट कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, आप पानी के ऊपर फास्टिंग करते हैं या निर्जला फास्टिंग करते हैं, तो डेफिनेटली आप कैंसर को क्योर कर पाते हैं। ओके, या इवन आई हैव हर्ड दैट। या मतलब शुगर कम खाने का मतलब ऐसा होता है कि नेचुरल फॉर्म में शुगर खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे किसी फ्रूट से शुगर मिलता है, फ्रुक्टोज से मिलता है, हनी से मिलता है। हाँ, वैसे शुगर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हम ऊपर से जो रिफाइंड शुगर डालते हैं, उसमें फर्क ऐसा होता है कि एक मोनो सैकराइड्स होता है और दूसरा डाइसैकराइड्स होता है। मतलब एक में सिंगल मॉलिक्यूल है, एक डबल मॉलिक्यूल होता है। हम जो शुगर ऊपर से कहते हैं वो डाइसैकराइड होता है, डबल मॉलिक्यूल वाला, और वो ज्यादा हानिकारक होता है। So I think we are resolving last 2 queries by Geeta and by next by Shanti. Geeta, बोलिए आपका query. Yeah. So I recently what I'm hearing from people is milk products are causing a lot of imbalance in the body. Is that true? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आवाज तो आ रही है। मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में पूछ रहे हो। हाँ। Geeta, can you repeat your question, please? So of late, many doctors are also saying that milk is the main cause for cancer cells mutation. How far is the true? अच्छा, ऐसा है ना, मैंने पहले ही बताया आपको, अगर ऐसे कहेंगे तो एवरीथिंग कैन ट्रिगर कैंसर। मतलब मिल्क प्रोडक्ट ही क्या,
आप अगर गाजर भी खाएंगे तो गाजर भी कर सकता है, आप अगर क्या रोटी खाएंगे तो कल को बोलेंगे ये बीट भी कर देता है, इसलिए रोटी भी मत खाओ। ये पर्सन टू पर्सन वेरी होता है। एक खाद कुछ 0.1% में किसी को अगर उसकी वजह से, इसीलिए आयुर्वेद का कंसेप्ट वात पित्त और कफ का इसके लिए वजह से है। कफ प्रिडोमिनेंट जो कैंसर होता है वो ऐसे चीजों से बढ़ जाता है, मतलब जो मिल्क प्रोडक्ट है, जो खाने में पचाने में हैवी होता है, जैसे शुगर केन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ज्यादा ऑयली और डीप फ्राइड होते हैं, जो कफ बढ़ाने वाली चीजें होते हैं ना, उससे कफ प्रिडोमिनेंट कैंसर बढ़ जाता है। वो एक कैटेगरी है जिससे वो कैंसर बढ़ जाता है। लेकिन मैं आपको उल्टी बात बताता हूँ कि दूसरे कैटेगरी के जो कैंसर है जिसमें वात प्रिडोमिनेंट और पित्त प्रिडोमिनेंट, उसके लिए मिल्क, स्पेशली काउ, देसी गाय का जो दूध है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन करके हम लोग यूज करते हैं। डाइट में हम ज्यादा से ज्यादा देते हैं। फिलहाल अभी हमारे पास एक ओरल कैंसर के पेशेंट ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एडमिट है, जिनको हमने पिछले 21 दिनों से सिर्फ मिल्क पे रखा हुआ है, सिर्फ मिल्क पे, और वो दिन में 2 से 2.5 लीटर दूध पीते हैं और पचाते हैं। उनका जो पैरामीटर कैंसर का मार्कर जो हायर था, अब वो पूरा नॉर्मल पे आ गया है। बाद में उनका डिटॉक्सिफिकेशन अमृत गर्भ चल रहा है। सो दूध की वजह से ही कैंसर होता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। एक कैटेगरी है। अब दूध में भी क्या है मैं बताता हूँ। दूध में भी जो रेगुलरली खाने के लिए बोला है वो है दूध और घी। बाकी दही, छाछ, बटर ये रेगुलरली खाने के प्रोडक्ट नहीं है। बहुत सारे लोगों को दही रोज खाने की आदत होती है, छाछ रोज पीने की आदत होती है, विच इज पार्शियली रॉन्ग। इसके लिए वो हो सकता है। I was one of them. I am sharing my own experience. मेरा खुद का experience. हम जब डॉक्टर अमोल के we came in December, Yes, right? yes. December starting में नहीं, November. We visited to his place in November. Being Kutchi Gujarati, we used to have buttermilk daily, curd daily, and उसके बाद acidity definitely feel होता था। अभी हमने वो बंद कर दिया है, हमने वो occasional कर दिया है। तो जो सर्दी खांसी है उसको मैनेज करने में भी ये इस टिप ने हमको हेल्प किया है। एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए तो 100% हेल्पफुल है। सो वी हैव स्टॉप्ड हैविंग बटरमिल्क डेली, व्हिच वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर कच्ची एंड गुजराती। Okay. And Okay. one last question. And also they say non-lactated women also are prone to cancer. Is that true? Lactating women, that is who have not Non-lactating women are prone to breast cancer. any cancer. They are saying breast or any cancer. Actually नहीं है। partially that is connecting. Partially there are some data which are going towards that is see आप इसीलिए ना अभी हम लोग तो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन करके बैठे हुए हैं, इंडियंस और चाइनीज, इसलिए इसके ऊपर बात करना सही नहीं होगा। अदरवाइज आप एंशिएंट जमाने में जाएंगे तो हमारे पुरखों का ऐसा कहना, जिनके सबसे ज्यादा बच्चे वो सबसे बड़े लोग, हैप्पी फैमिली। तो बेसिकली सी वुमेन का जो कंप्लीटनेस होता है वो दैट इज बिकॉज ऑफ हर वोम, एंड वोम जब तक फर्टाइल नहीं होता है और वोम से जब तक डिलीवर नहीं होता है बच्चा, तब तक हर लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होता है। इसीलिए कुछ कुछ मैथोलॉजिकल फिलोसॉफीज में ऐसा कहा गया है कि वन डे वो लाइफ साइकिल चेंज करते 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 वुमन अपने अच्छे कर्मों से she will become a man, man's life मिल जाएगा, and then only she can get the freedom from this life cycle. So that is why women should produce. ये एक philosophical बात तो है, and definitely जब philosophical है तो कहीं ना कहीं वो relate करती है। डेटा इतना ज्यादा भी नहीं है कि आज हम उसको firmly कह सके, लेकिन partially somewhere there are some cases. Okay. Thank you very much. Yes, Sorry, I have one question about लाइन में जा रहे हैं और ये बस अभी बहुत ज्यादा हो रहा है क्वेश्चन। रमा, आई विल कम टू यू। शांति, आपका फटाफट क्वेश्चन पूछिए। Very quick या question. ये लैक्टोज है कि रमा वेट, आई विल कम टू यू। ये लैक्टोज इंटॉलरेंस की ऊपर बोलेंगे, मेरे को भी वही प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा है, तो what have you to say with that? कैंसर छोड़ के अदर प्रॉब्लम्स It has some connections, you know, that way.
I just one question this, and about the eyes, if you can improve your eyesight, बस दो. We can बाकी definitely और कुछ improve lactose intolerance and eyesight with Ayurveda, and for that you need to consult to Dr. Amol. Okay. Okay. हाँ, Shanti, if your question is related to cancer, please. Not related directly to cancer. Can I ask? I think it would be a big concept. Sir, ये शुद्धि क्रिया जो है ना, अपना आयुर्वेदिक शुद्धि क्रिया, पंचकर्मा and योगिक शुद्धि क्रिया, which would you rate, like, you know, हमारे यहाँ शंख प्रक्षालन और बाकी सब जो करते हैं योगा मॉड्यूल में, तो you would rate this Ayurvedic better than the yogic way? नहीं, better, let us not compare as better, good and better. ऐसा है कि योगिक क्रिया जो है that is instant detoxification, मतलब वो ऐसे समझ के चलते हैं कि टॉक्सिन्स ऑलरेडी गट में आने के लिए रेडी है। मतलब जो हमने पहला प्रोसेस बताया ना आपको, कपड़े को भिगोने का, भिगो के मैला को बाजू में करने का, वो प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है। जब हमें ऐसा कंडीशन दिखता है, उसमें आप योगिक शुद्धि कर दे तो भी वो तुरंत निकल जाएगा। लेकिन अगर वो मैल टॉक्सिन अंदर है, सेल के अंदर है, और वहां से पहले आपको खींच के लाना है, तो आयुर्वेदिक जो डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो ज्यादा हेल्पफुल है उस कंडीशन। बस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट क्वेरी रेखा जी, आपने हैंड अप करके अनम्यूट करना पड़ेगा रेखा जी आपको। जी नमस्कार, मेरे को पूछना था, जो अभी रमा जी ने भी पूछा था लैक्टोज, मुझे लैक्टोज और फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस की आपने अभी बात की थी, क्या उसका ट्रीटमेंट है आयुर्वेदा में? हाँ, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन कि इसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद में है क्या। मैं आपको ये बता दूं कि आयुर्वेद में किसका ट्रीटमेंट है। आज तो हम लोग बात कर रहे हैं कैंसर की जी। अगर कैंसर की ट्रीटमेंट है तो डेफिनेटली लैक्टोज और फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस की भी हो सकती है। सही है, मतलब है, हो सकती है। मैंने बहुत बार पूछा बहुत जगह से, तो मुझे इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। नहीं, ट्रीटमेंट को पूछने से बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो अगर मिलेगा भी तो अगेन यू विल गेट हाफ ट्रीटमेंट, मतलब वो कितना ऑथेंटिक होगा बोल नहीं सकते। लेकिन आपको ऑथेंटिक ट्रीटमेंट चाहिए तो आप डायग्नोसिस बेस्ड ट्रीटमेंट करने की कोशिश करिए। जी मैंने वो काफी बार किया, मैं 2-3 बार वो इंडिया में आके मैंने वो कई जगह पे वो ट्रीटमेंट करवाया अपना आयुर्वेदिक सेंटर में, जो नेचुरल हाइलोपैथी होती है, पर उसमें वो उनको समझ में ही नहीं आया कि फ्रुक्टोज भी कुछ है, या आपके मुंह से मैंने पहली बार सुना कि फ्रुक्टोज और लैक्टोज। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप इसके बारे में शायद कुछ बता सकेंगे। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ आपको, जब इंटॉलरेंस होता है तब उसके इफेक्ट जो है हर पर्सन में अलग अलग हो जाते हैं, और उसको उसके रीजंस भी अलग अलग होते हैं। मतलब आपके रीजंस अलग हो सकते हैं, किसी और के रीजन अलग हो सकते हैं। तो हमें जो है रीजन से लेके उसका इम्पैक्ट तक सब पूरा जर्नी समझना पड़ता है। इसलिए वो 1-to-1 कंसल्टेशन करके बाद में समझना आसान हो जाता है, एंड एक इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट बन जाता है, नॉट अ जनरलाइज्ड। जी, एक आपने कहा था डिटॉक्स, तो क्या डिटॉक्स अपने आप भी कर सकते हैं कुछ चीजें? नहीं कर सकते, अपने आप नहीं कर सकते। जी, थैंक यू। Rekha ji, I am going to share Dr. Amol's phone number in group. For further queries, definitely you can consult him. He is wonderful doctor, and आपका जो treatment है वो आपको, I think अभी तक आपने आयुर्वेदा जो treatment किया है वहाँ पे you are not satisfied, but this time I feel you will be satisfied. Thank you very much. So last question we are taking from Jyoti ji once again here. Just I want to ask, आयुर्वेदा से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कैंसर? यहाँ पे ज्योति जी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और बड़ा क्वेश्चन पूछा है, आयुर्वेदा से वेदर वी कैन डिटेक्ट कैंसर। आयुर्वेदा से क्लिनिकली कैंसर है कि नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हर बीमारी को डिटेक्ट करने के बाद कंफर्म करना पड़ता है, और कंफर्म करने के लिए हम जो हेल्प लेते हैं दैट इज अ हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, that is not a help of allopathy. Actually technology and allopathy both are different things. अच्छा, ये एक बात हो गई। लेकिन अगर हम लोग ऐसा सब बता रहे हैं कि योगा इसके लिए अच्छा है, आयुर्वेद इसके लिए अच्छा है, टेक्नोलॉजी इसके लिए अच्छी है, तो इसका हमारा ये बिल्कुल कहना नहीं है कि एलोपैथी गलत है या फिर एलोपैथी के विरोध में कुछ कह रहे हैं। जहाँ पे उनका रोल है, जहाँ पे उनका स्ट्रेंथ है, वो वहां पे वही करना पड़ता है। जहाँ पे हमारा लिमिटेशन है, हम मान लेते हैं कि ये हम नहीं कर पाते, इसको हम नहीं करते।
अभी जैसे सर्जरी अगर करना है, ट्यूमर निकालना है, तो वो एलोपैथी ही कर सकते हैं, वहां पे आपको एंटीबायोटिक्स ही लेने पड़ेंगे, वहां पे आपको इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स भी लेने पड़ेंगे, कीमोथेरेपी भी लेना पड़ेगा, रेडिएशन भी लेना पड़ेगा. But Ayurveda has its own role, yoga has its own role, and lifestyle changes has own role. तो ये सभी को हम इंटीग्रेट करके हम कैंसर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कैंसर को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए आज का सेशन हमने रखा था. आई होप यू ऑल गॉट समथिंग, गॉट टू नो समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट. ये चल रहा है? नहीं पेन पेन चल रहा है. तो मैं एक चीज लास्ट बताता हूँ. ओके नहीं, इसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा. एक लास्ट चीज, एक अमोल जी एक लास्ट चीज बताना चाह रहे हैं. आई एम लॉगिंग इन विद, यस, एक लास्ट 2 minutes. इसके ऊपर दिखाएंगे ऐसे. Okay, so on whiteboard, doctor want to show something. I will conclude from my side with this note. आपको ये दिख रहा है Yes. कि आपका तबीयत समझो किसी का ऐसा 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 हो गया है और किसी को कोई भी बीमारी हो गई है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं ना, समझो किसी को यहाँ पे दर्द हो रहा है, कमर में हो रहा है, किसी को गर्दन दर्द हो रहा है, किसी को एसिडिटी है, किसी की पेट की तकलीफ है, किसी को सर्दी खांसी है, किसी को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, किसी को पीरियड से रिलेटेड है, किसी को कुछ है, तो मल्टीपल चीजें ये होके एक बीमारी हो गई है. हम इस एक एक चीज को ट्रीट करना मुनासिब नहीं समझते हैं. हम इसको खींच के आपकी तबीयत को ऐसे सीधा करना चाहते हैं और हम ये करते हैं और ये हमें आता है. थैंक यू. That was wonderful conclusion, Dr. Amol. Thank you so much. And thank you so much, everyone. I'll just stop sharing the screen. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो please review on our Google page. I will share the Google page link. यहाँ पे आप जितना ज्यादा रिव्यूज डालेंगे, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप तपस्या हेल्थ रिट्रीट के लिए भी रिव्यू कर सकते हैं, आरोग्य माइंड एंड बॉडी थेरेपी क्लिनिक के लिए भी रिव्यू कर सकते हैं. सो वी कैन सर्व मोर एंड मोर पीपल, वी कैन रीच टू मोर एंड मोर पीपल. थैंक यू सो मच. नमो नमः. हरि ओम. Ma'am, thank you very much, and Doctor, thank you very much. So informative session. Thank you very much. Kavita Really. ji, Doctor ji. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir. Namaskar, everyone. Thank you, sir. ma'am. Thank you, sir. Namaskar. नमो नमः. Namo Namah. Namo Namah. Please share the telephone number also, please. I will Don't definitely forget. share, Rama. I will definitely share his telephone number, and I will definitely share the information of Tapasya Health Retreat. Thank you.